नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगसुया की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। रैखिक समीकरण क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो हमारा पार्ट का नाम है, इसे हम समझते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। सब में पहले जैसे मान लो इसमें आ रहा है दो चर। अब बात आती है चर की। क्या बात है चर। अब जैसे मान लो इसमें चर शब्द आया, क्या आया चर। अब जान लेते हैं कि चर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास x है, y है, z है, p है, q है या r है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं किस में आते हैं, ये हमारे चर में आते हैं। किस में आते हैं, चर में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ABCD के जो x y z p q r जो कोई अक्षर होते हैं, मोस्टली m n o p q, तो ये जो अक्षर होते हैं ये क्या होते हैं, चर का काम करते हैं। क्या करते हैं, चर। अब बात आती है, आप कहेंगे कि चर तो हमें समझ में आ गया है चर क्या होता है कि ABCD x y z सब चर होते हैं। अचर क्या होता है, तो अचर क्या होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी अचर संख्या होती है। अचर जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2/3 कॉमा अंडूड के 5 या माइनस के 2/3, यानी कुछ भी, या मैंने लिख दिया 0.5। तो ये सब क्या है, ये सभी अचर संख्या होती है। क्या होती है, सभी अचर संख्या होती है। ठीक, तो आपको समझ आएगा ये चर होता है अचर। अब इसमें है दो चर वाला, यानी दो चर मतलब क्या है, जब दो चर आ जाए, x है और y है, तो दो चर आए उसे दो चर वाला कहेंगे। इसमें कहा है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं दो चर वाला समीकरण क्या होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे दो चरों, क्या लिखेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो देखो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसे ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहां पर a, b व c वास्तविक संख्याएं हो। क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। अब वास्तविक संख्याएं मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो हमारा पहला पार्ट है संख्या पद्धति, उसमें पूरा समझाया कि वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो और a व b दोनों शून्य नहीं हो। क्या नहीं हो, ये मैंने कहा वास्तविक संख्याएं हो। क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। a व b के मान शून्य नहीं हो। क्या नहीं हो, a व b के मान शून्य नहीं हो। यदि शून्य हो जाएंगे तो वह रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसे आपको उदाहरण की मदद से आपको समझाते हैं। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गई कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें दो चर हो। क्या हो, दो चर। इसमें जैसे मान लो दो चर क्या है, x और y। अब मैं जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, है यहाँ पर 2x प्लस के 3y और प्लस के 5 बराबर 0। तो अब हम कहेंगे ये बताइए दो चर वाला समीकरण है या नहीं है। तो इसमें हम कहेंगे हाँ। कैसे, क्योंकि इसमें x और y क्या है, दो चर है। क्या है, दो चर है। तो लिख देंगे हाँ यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या लिखेंगे, हाँ यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब बात आएगी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो मैंने आपको जो दूसरा पार्ट था बहुपद, मैंने उसमें आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण तो मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें घात 1 हो। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4x प्लस के 7y बराबर 9 5, कुछ भी लिख दो। यानी इसमें कहा है इस पर भी x पर घात 1 है, इसमें भी x पर घात 1 है, यानी सभी पर घात 1 है। और मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax प्लस के b बराबर में 0। ये क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक, और जो हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है इसका व्यापक रूप ये होता है। क्या होता है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। ये क्या होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और रैखिक समीकरण क्या होता है, ये होता है। अब मैंने आपको बताया रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस बहुपद पर, इसकी आप चाहें तो परिभाषा लिख लेना, जिस बहुपद पर घात 1 हो। क्या हो, जिस बहुपद
पर घात 1 हो, क्या हो, घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाले समीकरण क्या होते हैं, जिसमें दो चर हो, जैसे मान लो 2x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर 0 या 4x प्लस के 7y बराबर 0। ये क्या है? ये हमने बताया है, ये भी हमारा क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण जिसमें घात 1 है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, आइए अब लगाते हैं हम इसकी प्रश्नावली। ठीक है, आइए हम इसकी प्रश्नावली देखते हैं। पहली तो हम देख सकते हैं कि पहली प्रश्नावली हमारे पास सामने है। क्या है? प्रश्नावली 4.1। ठीक, इसका पहला प्रश्न क्या दे रहे हैं? इसका पहला प्रश्न दे रहे हैं कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आइए हम इसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस प्रकार के सवाल में जब भी इस प्रकार के सवाल आए, कलम की कीमत दोगुनी है या तिगुनी है या चौगुनी है, इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो मैं इसमें आपको एक छोटा सा संकेत दूंगा या छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कभी भी इस प्रकार के सवाल भूलेंगे नहीं। देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल आए दुगनी तिगनी वाले, तो जिससे दोगुनी या तिगुनी, जैसे मान लो इसमें कहा गया है कि कलम की कीमत से दोगुनी है। किसकी कीमत से? कलम की कीमत से दोगुनी है। तो अब देखो, इसके दोगुनी किससे चिपका हुआ है? कलम की कीमत से। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे माना कलम की कीमत। क्या लिखेंगे? माना कलम की कीमत। माना कलम की कीमत, माना कलम की कीमत बराबर हमने मान लिया x रुपए है। क्या है? मान लिया हमने कलम की कीमत कितनी है? x रुपए। ठीक है, अब सवाल पढ़ के देखते हैं कि उसमें लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। किसकी कीमत से? जब हमने कलम की कीमत मान ली है x रुपए, अब उसमें कहा गया है कलम की कीमत से दोगुनी है। तो कलम की कीमत से दोगुनी किसकी है? नोटबुक की कीमत। किसकी है? कलम की कीमत से दोगुनी है नोटबुक की कीमत। तो यहाँ पे लिखेंगे तो, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे तो नोटबुक की कीमत। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे तो नोटबुक। क्या लिखेंगे? तो नोटबुक की कीमत। तो यहाँ पे लिखेंगे तो नोटबुक की कीमत बराबर, नोटबुक की कीमत बराबर यहाँ मान लेते हैं 22 रुपए। क्या मान लेते हैं? हमने मान लिया 22 रुपए। क्या मान लिया? 22 रुपए। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है? दो चरों वाला देना था कि नहीं देना था? इसलिए हमने क्या किया? नोटबुक की कीमत मान ली है, कलम की कीमत मानी x और नोटबुक की कितनी कीमत मानी? y। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, आइए अब देखो, प्रश्नानुसार में क्या करना पड़ेगा? जब भी प्रश्नानुसार हम करते हैं और इस प्रकार के सवाल आए दुगनी तिगनी, तो जो हम दो वेरिएबल्स यानी जब हम दो चर मानते हैं तो उन दोनों चरों को हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में बराबर। तो हम क्या करेंगे? x बराबर y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x बराबर y, दोनों चरों को लिख दिया। ठीक है, अब सवाल पढ़ेंगे। उसमें क्या कहा गया है? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी। किसकी कीमत से? कलम की कीमत से दोगुनी है। किसकी कीमत से? कलम की। तो कलम की कीमत कितनी है? दोगुनी। तो कलम की कीमत में क्या करेंगे? हम 2 से गुणा करेंगे। और कलम की कीमत क्या मानी हमने? क्या मानी थी हमने? कलम की कीमत मानी थी हमने x, और हमने आपको क्या बताया था? जैसे मान लो हमने कलम की कीमत मानी x, अब कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत से दोगुनी किसकी कीमत है? नोटबुक की। तो नोटबुक की कीमत में क्या होगा? इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। अब क्या होगा? ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणा होगा y में, तो यह जाएगा 2y। क्या जाएगा? 2y। अब ये देखो 2y क्या है? इस साइड है बराबर में, तो इसलिए आएंगे हम इस साइड, तो यह जाएगा x माइनस के 2y बराबर 0। तो ये क्या बन गया हमारा? एक रैखिक समीकरण। ठीक है, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। एक चीज ध्यान रखना आप लोग बच्चों कि जब भी बात की जाती है समीकरण की, तो समीकरण के बराबर में मोस्टली क्या कीजिएगा कि हमेशा बराबर में 0 बना दिया कीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? 0। यानी मान लो कोई संख्या है तो आप इस संख्या को इस साइड ले लीजिए, और एक पद यानी RHS यानी इस साइड राइट हैंड बाएं पक्ष में क्या कीजिए? हमेशा 0 रख दिया करें। क्या बना दिया करें? 0। यानी इस साइड आप, ये नहीं कि एक चर इस साइड है एक चर इस साइड है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कैसे करना चाहिए कि दोनों चरों को एक साइड कर लेना चाहिए। ठीक है, और बराबर में सदैव क्या करना चाहिए? 0। बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। आइए अब लगाते हैं दूसरा सवाल। तो हम देख सकते हैं दूसरे सवाल में क्या कहा गया है। दूसरा सवाल भी बहुत सरल है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में क्या लिखा है? ax प्लस के a प्लस a, b और c के मान बताइए। हमें इसके क्या निकालने हैं? मान। ठीक है, आइए इसको भी लगाते हैं हम।
हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। देखो दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में जो हमें समीकरण ये दिए गए हैं, इन समीकरणों को हमें क्या करना है, ax प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0, यानी हमें बराबर में 0 के रूप में व्यक्त करना है समीकरण। और प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पर दो बार लिख दिया है, और प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, ए बी और सी के हमें मान बताना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, हमें ax प्लस बी इसके रूप में करना है। देखो इसमें क्या है, ax प्लस की बी वाई प्लस के सी, यानी जो c जो होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि इसमें जो c होता है क्या होता है, यहाँ आप लिख लेना कि a b c क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो हमारा c होता है क्या होता है, c एक अचर पद होता है। क्या होता है, c एक अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। c क्या होता है, c हमारा एक अचर पद होता है। ठीक, यानी जो हमारा ax प्लस की बी वाई प्लस के सी बराबर 0 लिखा है, इसमें x और y तो होते हैं क्या, चर होते हैं, दो चर, और ये जो c होता है, c क्या होता है हमारा, अचर होता है। क्या होता है, एक अचर पद होता है। ठीक, तो ऐसा इसमें करना है। इसमें क्या है, अब देखो इसमें हमारे पास दिया गया समीकरण दिया गया, तो इस समीकरण को हमें इसके रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसे देखो, इसे ए हमें ऐसे लिख देंगे 2x प्लस के 3y। अब देखो 9.35 पर भाज्य उस साइड है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस के 9.35 पर बाद, और बराबर में क्या बचेगा, 0। बस हमने क्या किया, इसे इसके रूप में दर्शा दिया, इसके रूप में दर्शाना था, हमने इसे इसके रूप में दर्शा दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान भी बताइए। अब हमें इसमें ए बी सी के मान बताने हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे पास समीकरण दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना, यानी हम इसमें तुलना कर देंगे। किससे करेंगे तुलना, हम इसमें ax प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना, यानी इससे हम क्या करेंगे, इससे तुलना करने पर। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास समीकरण ये बना, अब इस समीकरण की हम इससे तुलना कर देंगे, एबीसी के मान निकल आएंगे। कैसे, देखो 2x प्लस के 3y और माइनस के कितना है, 9.35 पर बाद, और बराबर में क्या है हमारा, 0। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें a का गुणांक क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, देखो x देखा जाए तो तुलना करेंगे तो x कट जाएगा, तो a का गुणांक आएगा 2, कितना आएगा 2, और ये देखो y से y कट जाएगा, तो b का गुणांक कितना आएगा, b का गुणांक आएगा हमारा 3, कितना आएगा 3। और हमने आपको बताया कि c क्या है, c एक अचर पद है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा c का मान। ठीक है, तो आप चाहें यहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे लिख देंगे a का मान कितना है, a बराबर आया 2, कॉमा b बराबर कितना आएगा 3, कॉमा c बराबर कितना है, c बराबर आया माइनस के 9.35 पर बाद। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार में करना है। आइए अब लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो हम किताब में से लिख के ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस बाई बटे 5 माइनस के 10 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, इसके रूप में लिखना था। अब ये तो पहले से ही इसके रूप में लिखा हुआ है, तो हमें इसके रूप में लिखना नहीं है। ठीक है, हमें इसे इसके रूप में लिखना नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इसमें अब दूसरा पार्ट यानी ABC के मान निकालना है। तो हम देख सकते हैं इसमें हम ABC के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था, अभी बताया था ax प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना कर दो। क्या कर दो, से तुलना। अब इससे तुलना करेंगे तो समीकरण क्या है, x माइनस के बाई बटे 5 माइनस के 10 बराबर में 0। हम देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये लिखा नहीं है x, तो x के साथ क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, गुणांक 1 मानते हैं। तो अब देखो इसमें देखेंगे तो इसका a का मान कितना आएगा, 1। अब ये b है। अब देखो इसमें क्या लिखा, बाई बटे 5। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है बाई बटे 5, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है माइनस के बाई बटे 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम माइनस के 1 बटे 5 गुणा बाई। लिख सकते हैं, नहीं सकते, क्योंकि जब बाई का गुणा करेंगे तो माइनस के बाई का माइनस के बाई आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी जो हमारा b का गुणांक रहेगा, b का गुणांक आएगा 1 बटे 5, कितना आएगा, इसका गुणांक आएगा 1 बटे 5, कितना आएगा, इसका गुणांक आएगा हमारा 1 बटे 5। और c का मान कितना दे रहा है, c का मान तो सीधा सीधा दिख रहा है माइनस के 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे a बराबर, a का गुणांक कितना है, a का मान आएगा 1, कॉमा b का आएगा माइनस के 1 बटे 5, कॉमा c बराबर आएगा माइनस के 10, कितना आएगा, c बराबर आएगा हमारा माइनस के 10, कितना आएगा, माइनस के 10। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस के 2x प्लस के 3y और बराबर में है हमारा 6। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो इसे क्या करेंगे, जो प्लस का 6 अचर पद है हमारा, इससे लाएंगे। तो ये लिखेंगे माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6 ऐसे आएगा, हो जाएगा माइनस के 6 बराबर में 0। तो समीकरण लिख गया x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। अब इसमें ABC के मान निकालेंगे, तो इसमें अब हम डायरेक्ट निकालेंगे ABC के मान।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर, आप चाहें तो इसे ऐसे अभी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पर लिख रहा था ऐसे। इसमें हम देखेंगे ए, तो ए का गुणांक क्या है, एक्स के साथ गुणांक में क्या है -2, तो ए का गुणांक आएगा -2 कॉमा, अब बी यानी वाई के साथ क्या है 3, तो वाई बराबर आएगा बी का मान आएगा 3 कॉमा, अब देखो अचर पद क्या है, अचर पद है -6, तो सी बराबर क्या आएगा -6, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में लिखा है x बराबर 3y, क्या लिखा है x बराबर 3y। आइए देखिए सॉल्व करते हैं, डराना मत। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है x बराबर 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे x, ये 3y प्लस का है तो इससे लाएंगे क्या हो जाएगा x बराबर 3y, सॉरी x बराबर x माइनस के 3y बराबर में 0, ठीक है। अब समीकरण हो गया। अब देखो इसमें अचर पद तो दे नहीं दे रहे। अब जब देखो सवाल में हमें अचर पद देंगे नहीं तो क्या आएगा, उसका मान 0 आएगा। और मान लो कभी हमें y की वैल्यू नहीं दे रहे, यानी जो दूसरा गुणांक है, यानी 2 4 है x और y है, और मान लो y का गुणांक नहीं दे रहे, तो जब y का गुणांक नहीं देंगे तो उसका भी मान कितना आएगा 0, यानी जिसका गुणांक हमें नहीं दिया जाएगा, यानी सवाल ही में नहीं है तो उसका 0 रखेंगे। और जैसे मान लो यहाँ पर x है और x का यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, तो जब कोई गुणांक ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, और जब मान लो x होता ही नहीं तो अब उसका गुणांक आता है a बराबर 0, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं, तो a का मान कितना आएगा, इसमें a का मान है 1 है कॉमा, b का मान कितना है -3 कॉमा, अब इसमें c है ही नहीं तो इसका c का मान कितना आएगा 0, इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब लगाते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 2x बराबर -5y, ठीक है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसे हम ax + by + c के रूप में लिखेंगे, तो 2x, अब देखो -5y है इस साइड, तो इस साइड आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 5y, और बराबर में क्या बचेगा हमारा 0। अब आप कमेंट करके बताइए कि a का मान क्या आएगा, a बराबर आएगा मान कितना आएगा, सोचो x का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर आएगा 2 कॉमा, b y का गुणांक कितना है 5, तो b बराबर 5 कॉमा, अब इसमें c पद तो है ही नहीं तो कितना आएगा, c का मान आएगा हमारा 0, क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब लगाते हैं छठवां, तो छठवें में क्या कहा गया है, छठवां क्वेश्चन हमारा 3x + 2 बराबर में 0, ठीक है। अभी मैं जैसी बात कर रहा था सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया है। अब देखो इसे a हमारा x + by + c के रूप में तो है, बराबर में 0 है, ठीक है। अब बराबर में 0 तो है, अब इसमें हमें a और b के मान बताना है c के, तो मैंने आपको बताया था x का गुणांक कितना है 1, तो इसमें आएगा a बराबर आएगा 3, कितना x का गुणांक 3 है कॉमा, अब b की बात आ रही है, किसकी आती है b। अब देखो हमारा जो 2 है, 2 तो है अचर, और अचर क्या होता है c, यानी c का मान हमें 2 दे रहा है, कितना दे रहा है 2, अब b का मान तो दे ही नहीं रहे, अब b का मान जब दिया नहीं हो तो कितना आता है 0, क्या आएगा 0, जैसा मैंने आपको अभी बताया था सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया। अब इसका लगाते हैं हम सातवां क्वेश्चन। देखो सातवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सातवें क्वेश्चन में बोल रहे हैं y - 2 बराबर में 0, क्या लिखा है y - 2 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें देखो हम देख सकते हैं, इसमें x नहीं लिखा है, लिखा है x, कहीं नहीं लिखा है, तो इसमें a का पद, a का जो मान रहा है वो क्या था 0, और b मैंने क्या कहा था, जब हम मान लो y दे रहे हैं और गुणांक ना हो तो कितना मान लेते हैं 1, तो y का मान कितना आएगा 1, सॉरी b का मान आएगा 1 कॉमा, और देखो c का मान, c का अचर पद कितना दे रहा है -2, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आठवें क्वेश्चन में लिखा है 5 बराबर में 2x, क्या लिखा है 2x, सॉल्व। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व, तो देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इस वाले पद जो होता था इस साइड वाली वैल्यू होती थी, हम इसे इस साइड लाते थे। अब ये जो 5 प्लस का इस साइड लाएंगे, क्या आएंगे इस साइड, यानी जो x की वैल्यू होती है उसे जब तक कोशिश कीजिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्लस के रूप में लिखने की, तो अच्छा पद को लाएंगे इस साइड, तो इस साइड पर क्या बचेगा 0, यानी 2x - 5, ठीक, 2x - 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम a का मान x का मान कितना है 2 कॉमा, और b का मान दे रहे हैं, b का मान दे नहीं रहे, b का मान नहीं दे रहे, कितना आएगा 0 कॉमा, c का मान, c मतलब अचर कितना दे रहा है -5, इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारी प्रश्नावली 4.1 थी, हमारी प्रश्नावली 4.1 थी, इसके 2 क्वेश्चन थे, पहला वाला नोटबुक वाला और दूसरा जो था रैखिक समीकरण में क्या करना था, तुलना करके मैं बताना था, तो हमने इसे भी कर लिया, ठीक है। अब जो हमारी प्रश्नावली 4.1 थी इसका सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.2, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।